जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है मई 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े को लेकर। दोस्तों, जैसा आपको पता है आज है 29 तारीख, लेकिन अभी तक हमें मई 2024 का एआईसीपेन का आंकड़ा नहीं मिला है। और दोस्तों, जब तक ये आंकड़ा आएगा नहीं, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि जुलाई 2024 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। तो दोस्तों, आज 29 तारीख हो गई है। वैसे ये कल आंकड़ा आ जाना चाहिए था 28 तारीख को, लेकिन अभी तक नहीं आया है। आज 29 तारीख है। जैसे कि आप साइट पे भी देख रहे हैं, सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल का ही आंकड़ा आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, लेकिन मई का अभी तक नहीं मिला। हो सकता है आज शाम तक या फिर परसों तक हमें मिल पाए। तो दोस्तों, आंकड़ा जितना भी आए, कम आए बढ़े, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जुलाई 2024 से आपका बढ़ने वाला डीएडीआर 53% होगा। 53%। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक न्यूज छपी है हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव में। क्या लिखा है? जवानों के लिए टोल फ्री वाला फास्टैग। जैसा आपको पता है, आप अपनी गाड़ी में फास्टैग लगा के रखते हैं। जब भी आप टोल से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फास्टैग स्कैन होता है और आपके खाते से पैसा कट जाता है और फिर आप टोल से गुजर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे फास्टैग आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपकी गाड़ी में लगेंगे लेकिन आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों, ऐसी एक न्यूज छपी है जिसमें कहा गया है जवानों के लिए टोल फ्री वाला फास्टैग। हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर समाचार में प्रकाशित अंक। सरकार ने अलग से फास्टैग की व्यवस्था की है। यह फास्टैग गाड़ी पर लगा होगा, टोल बैरियर खुल जाएगा और उनके अकाउंट से रकम नहीं कटेगी। जी हाँ दोस्तों, जो फास्टैग लगा होगा वो स्कैन तो होगा, जो गेट है टोल का वो भी खुल जाएगा, लेकिन आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। अब दोस्तों, ये हुआ कहां है? उत्तराखंड सब एरिया वेटरनर सेल के प्रभारी कर्नल पृथ्वी सिंह रावत ने बताया कि डिफेंस कर्मचारियों को आर्मी एंड एयरफोर्स अधिनियम 1901 के तहत हाईवे टोल पर पहले की तरह छूट दी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे पूर्व सैनिकों से टोल तो वसूला जाता है, लेकिन कुछ आगे जाकर कुछ ऐसे नियम आएंगे जिसमें आपका टोल वसूला नहीं जाएगा। एक फास्टैग लग जाएगा फ्री वाला, दरवाजा खोलेगा और आप गुजर जाएंगे टोल से, लेकिन आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। दोस्तों, अभी ये सिर्फ एक खबर है, अभी कोई इस पे कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो हम ऑर्डर का वेट करेंगे गवर्नमेंट का, फिर देखते हैं कि ये स्कीम कब से लागू होती है। फिर दोस्तों एक और जानकारी है जिसमें एक पेंशनर लिखते हैं, अगर कोई एक्स सर्विसमैन हार्ट अटैक से उनका निधन हो जाता है तो क्या डीएसपी पैकेज का फायदा उन्हें मिलेगा? दोस्तों, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी ज्यादातर उनको मिल रही है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो फिर वाइफ को, स्पाउस को वो अनुदान मिलता है, जैसे 2 लाख का, 5 लाख का, जो भी बैंक की फैसिलिटी है, जो भी वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देती है। लेकिन क्या उसमें हार्ट अटैक आता है? अगर दिल के दौरे से मृत्यु हुई है तो तब कवर किए जाएंगे पेंशनर्स या फिर वाइफ स्पाउस? दोस्तों, हार्ट अटैक इस फैसिलिटी में नहीं आता, बैंक ऐसा बताता है। यानी जो एक्सीडेंट होगा, जैसे दुर्घटना में मौत हुई है, जैसे सड़क हादसे में कहीं आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अगर तब मौत हुई है तब आपको डीएसपी की फैसिलिटी मिल पाएंगी, तब मिलेगा वाइफ को, स्पाउस को उसका अनुदान। तो दोस्तों, एक्सीडेंट में हार्ट अटैक यहां पे नहीं आएगा, ऐसा बैंकों का कहना है। जी हाँ दोस्तों, वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं डीएसपी अकाउंट की, एक्सीडेंटल कवर दे रहे हैं, लेकिन हार्ट अटैक उसमें नहीं आ रहा है। तो अगर किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु होती है तब वाइफ को, स्पाउस को अनुदान नहीं मिल पाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, जैसा आपको पता है एक ऑर्डर निकला था कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हरियाणा की तरफ से, जिसमें यह आदेश दिया था सारे ट्रेजरी को हरियाणा में कि अगर आप पेंशनर का कम्यूटेशन काट रहे हैं पेंशन में से और जिनको 10 साल ओवर हो गए हैं, खत्म हो गए, तो आप वो पैसा ना काटें। तो दोस्तों, एक ऑर्डर भी जारी हुआ था और इसी पे एक खबर आई थी, डियर वेटरन कम्यूटेशन रिकवरी फ्रॉम 15 टू 12 ईयर्स हरियाणा स्टेट। अब दोस्तों, ये रूल सिर्फ हरियाणा स्टेट के लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं उनके लिए नहीं है। कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है वो यही समझ रहे हैं शायद हमारा भी पीरियड कम हो गया,
हमारा भी पीरियड 10 साल 12 साल हो गया। नहीं दोस्तों, जो ये केस चल रहा है, ये चल रहा है हरियाणा पंजाब में। तो वहां पर जो स्टेट के पेंशनर्स हैं उनके लिए लागू होगा, और वो उन्हीं के लिए होगा जो कोर्ट केस कर रहे हैं, जो जीत गए हैं। हाँ, उसके बेस पर दूसरे पेंशनर को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा की जो सरकार है, वहां की जो सरकार है, अगर वो ऑर्डर निकालती है तो सिर्फ वो उसी क्षेत्र तक सीमित रहेगा। यानी उस स्टेट के जो पेंशनर्स रहेंगे वो उन्हीं को फायदा मिलेगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सभी पेंशनर्स हैं। तो ये बात आपने समझ ली होगी। तो ये जो ऑर्डर है पंजाब और हरियाणा कोर्ट का, ये सिर्फ उन्हीं पे लागू है जो कोर्ट केस कर रहे हैं, और जो जीतेंगे आगे उन्हीं को फायदा मिलेगा। इसको देखते हुए अगर पंजाब और हरियाणा सरकार कोई ऐसा ऑर्डर निकालती है कि सभी पेंशनर्स को छूट मिले, जो और रिकवरी हो रही है वो बंद हो, तो दोस्तों वो उन्हीं पेंशनर के लिए लागू होगा जहां की वो सरकार है। तो दोस्तों ये वहां की खबर थी कि जो 15 साल का पीरियड है उसे 12 साल किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज नोटिफाइड बाय एससी एंड ऑल्सो स्टॉपेड द रिकवरी ऑफ दोज हु टुक पार्ट इन द पिटीशन। जो पिटीशन में शामिल है, जो कोर्ट केस कर रहे हैं, उन्हीं को इसका फायदा है। क्योंकि अभी भारत सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पेंशनर के लिए ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला जिसमें डिफेंस पेंशनर भी आते हैं, जिसमें सिविलियन पेंशनर्स भी आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग रूल अप्लाई करती है, सेंट्रल के अलग रूल अप्लाई होते हैं। तो आप स्टेट गवर्नमेंट के रूल को सेंट्रल के रूल में मिक्स नहीं कर सकते। तो अगर डिफेंस पेंशनर को, सिविलियन पेंशनर को उसका फायदा चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकालना होगा, तब आपको उसका फायदा मिलेगा। या फिर आप अगर कोई कोर्ट केस करते हैं और आपके फेवर में जजमेंट चला जाता है तो उसके बेस पर आपको फायदा मिल जाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ईसीएचएस कार्ड धारकों के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। ईसीएचएस कार्ड धारकों को इलाज कराने के लिए भी यात्रा भत्ता दोनों तरफ के लिए दे है। इसके साथ अगर मेडिकल ऑफिसर यह लिखकर देता है कि रोगी अकेले यात्रा करने में सुरक्षित नहीं है, तो रोगी के साथ जाने वाले एक और व्यक्ति को आने जाने का यात्रा भत्ता लागू है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पेशेंट की। अगर कोई पूर्व सैनिक है, बीमार है, या फिर जो जवान है वो बीमार है, अगर इम्पेनलमेंट हॉस्पिटल में वो नहीं जाना चाहता, वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहता है, तो दोस्तों जो आने जाने का खर्चा है उसमें छूट मिलेगी, और उसके साथ कोई बंदा भी जा सकता है। लेकिन हां, अगर सीएमओ मेडिकल ऑफिसर ये लिख के देता है कि जो पेशेंट है वो अकेला नहीं जाएगा, अकेला वो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो इसके साथ में उसका साथी जा सकता है उसे दिखाने कहीं दूसरी जगह। तो दोस्तों जो आने जाने का खर्चा है उसमें छूट मिलेगी। इसी पर एक ऑर्डर आया था ट्रैवलिंग अलाउंस का 30 अप्रैल 2024 को, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये वो ऑर्डर है। अब दोस्तों कुछ और भी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, वो भी आप समझिएगा। अब दोस्तों इसमें कुछ जरूरी दस्तावेज है, कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे ईसीएचएस मेंबर द्वारा आवेदन पत्र, ईसीएचएस कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप की फोटोकॉपी लगाना, पॉलिक्लिनिक द्वारा रेफरर की कॉपी, जहां रेफर किया जा रहा है उस अस्पताल और जगह का नाम, यानी आप कहीं दूसरी जगह दिखाना चाह रहे हैं अपने को किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहां का नाम हॉस्पिटल का और जगह पता, रोगी और उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के टिकट, जो रोगी है, पेशेंट है, और जो उसके साथ जाएगा उनका टिकट, फिर है कॉन्टिजेंटमेंट बिल, ये भी चाहिए होता है दोस्तों। और क्या क्या चीजें वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जब इलाज उसी शहर में उपलब्ध ना हो, जी हां दोस्तों, अगर आपके शहर में वो इलाज उपलब्ध नहीं है जो आप करवाना चाह रहे हैं, तब आप दूसरी जगह जा सकते हैं, तब आप दूसरी जगह इलाज करवा सकते हैं। अगर उस शहर में अवेलेबल नहीं है वो इलाज, डॉक्टर द्वारा रेफर किया गया हो, डॉक्टर, सीएमओ, मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा रेफर किया गया हो आपको, तभी इलाज के लिए दोनों तरफ का किराया दे होगा, इलाज के लिए दोनों तरफ का जो किराया वो लगेगा। सेवानिवृत्ति के समय लागू श्रेणी के अनुसार राशि दे, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर छोटे और उचित मार्ग का प्रयोग करना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो दोस्तों आपको एक सही मार्ग का चयन करना होगा, यानी जो ले जाने वाला है, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसमें छूट मिल सकती है, यानी जो आने जाने का किराया अगर वो लग भी रहा है तो फिर आप उसे बाद में क्लेम करवा सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा एमएससीपी की। दोस्तों पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जो डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार है वो भी अपनी 3rd एमएससीपी लेकर ऑनरी लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंच जाते हैं।
उनका लेवल चेंज हो जाता है। जैसे नायब सूबेदार का लेवल है 6, तो चेंज होकर हो जाएगा 9 या फिर 10। लेकिन देखने में यह आया है कि वो अगली रैंक की पेंशन तो ले लेते हैं, लेकिन एमएसपी उनको निचले रैंक की देते हैं। जैसा आपको पता है, नायब सूबेदार की जो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे वो है 5200। अब नायब सूबेदार को अगर तीसरी एमएससीपी मिलेगी तो वो जाएंगे सीधा 5400 ग्रेड पे में, यानी लेवल 9 में या फिर 10 में, ऑनरी लेफ्टिनेंट के पद पर। जैसा आपको पता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो है 15500। तो दोस्तों, नायब सूबेदार को एमएससीपी तो दे दी ऑनरी लेफ्टिनेंट की या फिर लेवल 9 की, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ 5200 दी जा रही है, बल्कि मिलनी चाहिए थी 15500। ऐसा दोस्तों कई केस में देखने में आया है। रिकॉर्ड ऑफिस से भी मेरी इस पर बात हुई थी। दोस्तों, यहां पे पेंशनर का नुकसान हुआ। जब एमएससीपी किसी दूसरे रैंक की दे दी, पेंशन बेनिफिट भी किसी दूसरे रैंक के मिल रहे हैं, तो फिर मिलिट्री सर्विस पे कम रैंक की क्यों मिल रही है, उसी रैंक की क्यों मिल रही है, बल्कि मिलनी चाहिए थी लेवल 9 की या फिर लेवल 10 की। ऑनरी एलटी की मिलनी चाहिए थी एमएसपी, कितनी 15500। हालांकि ओआरओपी से उसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो बेसिक पे के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, जो नोशनल पे के हिसाब से पेंशन ले रहे हैं, उसमें तो फर्क पड़ेगा ना। जब 15500 एमएसपी होगी तो यहां पे नुकसान हो रहा है। जैसे नायब सूबेदार को मिल गई ऑनरी लेफ्टिनेंट की एमएससीपी, लेकिन बेनिफिट भी एमएसपी का देना चाहिए, 15500 को देना चाहिए, और इनको दिया जा रहा है 5200 का फायदा मिलिट्री सर्विस पे। ये गलत हो रहा है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा फॉर्म 16 के बारे में। दोस्तों, फॉर्म 16 कुछ पेंशनर्स को मिला है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बाकी पेंशनर को नहीं मिला। लगातार आप स्पर्श में चेक करते रहिए, लगातार आप स्पर्श में चेक करिए, माय डॉक्यूमेंट सेक्शन में चेक करिए, कुछ दिन बाद आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। लगातार आप चेक करिए स्पर्श पे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल रहा तो आपने छोड़ दिया चेक करना, ऐसा मत करिए, कंटिन्यू चेक करिए स्पर्श पे, आपको मिल जाएगा। जैसे और पेंशनर्स को मिल रहा है वैसे आपको भी अवेलेबल होगा। फिर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइल करने की। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।